Hello everyone, my name is Harsh Singh. I'm a student of Shivaji College, University of Delhi, of BA program with subject combination History and Political Science from 3rd year, 6th semester. The topic I am going to discuss today, this video is actually the continuation of our previous video, Realism. In this video, we will be discussing the first two parts of realism. The rest of the two parts will be discussed in our next video. So let's start the video. तो वेलकम बैक एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। टाइप्स ऑफ रियलिज्म के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि मेन थिंकर्स कौन से हैं रियलिज्म की, डेफिनेशन क्या है रियलिज्म की, थ्योरी क्या है रियलिज्म की, फिर उसके बेसिस के बारे में हमने डिस्कस किया था और 3 बेसिक अजम्पशंस भी हमने उनकी देखी थी कि रियलिज्म किसके ऊपर चलता है, फिर एक सिग्निफिकेंस और एक ओवरव्यू हमने कंक्लूजन देखा था हमारे लास्ट वीडियो में। यू कैन गो एंड चेक इट आउट। एंड नाउ इस वीडियो के अंदर हम हमारे टाइप्स ऑफ रियलिज्म की बात करेंगे, यानी कि रियलिज्म के कितने टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो जैसे आपकी स्क्रीन पर है, रियलिज्म के 4 टाइप्स होते हैं। पहला रियलिज्म है हमारा क्लासिकल रियलिज्म, जिसको ट्रेडिशनल रियलिज्म भी कहा जाता है। दूसरा रियलिज्म है हमारा स्ट्रेटजिक रियलिज्म और तीसरा रियलिज्म है हमारा नियो रियलिज्म, जिसे स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहा जाता है। और चौथा रियलिज्म है नियो क्लासिकल रियलिज्म। इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट और सेकंड जो 2 पार्ट्स हैं रियलिज्म के, फर्स्ट और सेकंड, हम इनको डिस्कस करेंगे और थर्ड और फोर्थ पार्ट को हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्लासिकल रियलिज्म या फिर जिसको ट्रेडिशनल रियलिज्म कहते हैं वो है क्या। तो क्लासिकल रियलिज्म जो है वो हांस जे मॉर्गेनथाउ के द्वारा फाउंड किया गया था। वो इसके बारे में अपनी बुक जो है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, उसके अंदर डिस्कस करते हैं। और ये जो बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, ये 1948 के अंदर पब्लिश हुई थी। जितने भी थिंकर्स हैं रियलिज्म के, वो पावर के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं और इसी के बारे में बात करते हैं, पावर के बारे में ही बात करते हैं। 5th सेंचुरी बीसी के थिंकर जैसे कि थुसिडाइड्स हो गए, मेडिवल थिंकर लाइक मैकियावेली हो गए, इंडियन अगर हम थिंकर्स की बात करें तो उसमें कौटिल्य हो गए और थॉमस हॉब्स भी एक थिंकर हैं। और ऐसे बहुत सारे थिंकर्स जो हैं वो पावर की बात करते हैं और इसीलिए उनको हम रियलिस्ट्स के तौर पे देखते हैं। लेकिन क्योंकि हांस जी मॉर्गेनथाउ ही इकलौते ऐसे एक थिंकर थे, उन्होंने, क्योंकि पहले ही वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस रियलिज्म को एक आइडियोलॉजी के तौर पे, एक अप्रोच के तौर पे और एक थ्योरी के तौर पे भी हम कह सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर उन्होंने पेश किया। दैट्स वाई हांस जी मॉर्गेनथाउ को हम फादर ऑफ रियलिज्म के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं कि हांस जी मॉर्गेनथाउ ने जो जितने भी वर्ल्ड में नेशंस हैं उनको 3 टाइप्स में उन्होंने जनरली कैटेगराइज कर दिया है, यानी कि नेशंस उनके अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के होते हैं। पहले तो वो होते हैं जो कि अपनी पावर को मेंटेन करना चाहते हैं, हु वांट टू मेंटेन देयर पावर, यानी उनकी जो पावर है वो उसे मेंटेन रखना चाहते हैं। दूसरे वो नेशंस होते हैं जो कि अपनी पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं, यानी उनकी पावर जो है वो उसे बढ़ाएंगे भी और साथ साथ उसे मेंटेन भी करते रहेंगे। तीसरे वो नेशंस होते हैं जो कि अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, यानी कि शो ऑफ करना चाहते हैं। अब हांस जे मॉर्गेनथाउ थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। वो कहते हैं कि वो नेशंस जो कि अपनी पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं वो जनरली इंपीरियलिस्ट होते हैं बाय नेचर, यानी कि जो इंपीरियलिस्ट स्टेट्स होते हैं जहाँ पे किंग और क्वीन का सिस्टम चलता है, वो अपनी पावर को, वो नेशन स्टेट्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं। वो इंपीरियलिस्ट स्टेट्स होते हैं जो अपनी पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं। और इस चीज़ को अगर हम देखें, ब्रिटिश पीरियड के टाइम में क्या हुआ था, कितनी सारी कॉलोनीज़ के ऊपर ब्रिटेन का अधिकार होता गया था, उन्होंने कितनी सारी कॉलोनीज़ अपनी बनाई थी। तो यहाँ पे इस एग्जांपल को आप ले सकते हैं। और अगर उन्होंने जो डेमोन्स्ट्रेशन, अपनी पावर का डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले स्टेट्स के बारे में बात कही थी, तो वो स्टेट्स वो हैं जो कि अपनी पावर को मिलिट्री के तौर पे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि पावर है क्या। अकॉर्डिंग टू मॉर्गेनथाउ पावर है क्या, और वो इस चीज़ को डिफाइन करते हैं। मॉर्गेनथाउ जो है वो कहते हैं कि पावर जो है वो एक व्यक्ति का कंट्रोल है किसी दूसरे व्यक्ति के माइंड या एक्शंस के ऊपर। वो यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि वो मिलिट्री पावर की बात नहीं कर रहे हैं, पावर इन द सेंस ऑफ मिलिट्री वो नहीं कह रहे हैं। पावर उनके हिसाब से है वो पॉलिटिकल पावर की बात कर रहे हैं। और पॉलिटिकल पावर किन 2 लोगों के बीच में बात कर रहे हैं वो। पॉलिटिकल पावर, पहला व्यक्ति वो जो उस पावर को यूज़ करेगा, और दूसरे वो लोग जिनके ऊपर वो पावर एक्सरसाइज की जाएगी, यानी जिनके ऊपर वो पावर यूज़ की जाएगी। तो इन 2 ग्रुप्स के बीच में वो पॉलिटिकल पावर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो उनके हिसाब से पावर जो है वो पॉलिटिकल पावर है। मॉर्गेनथाउ की जो अप्रोच है उसे हम पावर रियलिज्म भी कहते हैं और पॉलिटिकल रियलिज्म के नाम से भी जाना जाता है।
उनकी जो ये जो अप्रोच है ये पावर के ऊपर, पावर पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करती है। दैट्स वाई उसको पावर अप्रोच भी हम लोग कहते हैं। अब बात करते हैं हांस जे मॉर्गनथाउ ने 6 प्रिंसिपल्स जो हैं उन्होंने पॉलिटिकल रियलिज्म के, या फिर हम क्लासिकल रियलिज्म कह सकते हैं, उनके 6 प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए थे। उनका पहला प्रिंसिपल, इन मतलब ये 6 प्रिंसिपल्स जो हैं वो पॉलिटिकल रियलिज्म को समझाने के लिए वो दे रहे हैं कि ये 6 प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो रियलिज्म है उनके हिसाब से वो चल रहा है। पहला प्रिंसिपल उन्होंने जो दिया पॉलिटिकल रियलिज्म या क्लासिकल रियलिज्म के अंदर, वो ये है कि पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय दोज लॉज विच हैव देयर रूट्स इन ह्यूमन नेचर। यानी कि पॉलिटिक्स जो है वो उन लॉज के द्वारा चलती है, उन नियम कानूनों के द्वारा चलती है जिनकी जो जड़ें हैं वो मानव के व्यवहार के अंदर निहित हैं। यानी कि एक स्टेट को चलाने के लिए एक लीडर की आवश्यकता होती है। लीडर जो है वो ऑब्वियसली ह्यूमन होता है। किसी भी स्टेट की बात कर लें, हम डेमोक्रेटिक स्टेट की बात कर लें, वहाँ पे भी एक लीडर की आवश्यकता होती है। हम अथॉरिटेरियन स्टेट की बात कर लें, वहाँ पे भी एक लीडर की आवश्यकता होती है। इम्पीरियल स्टेट की बात कर लें, वहाँ पे भी लीडर होते हैं, किंग या क्वीन जो भी हैं, वो लीडर जो होते हैं वो ह्यूमन्स ही होते हैं। तो यहाँ पर उनका कहना है कि जो पॉलिटिक्स चलती है वो किसके ऊपर चलती है, वो उन लॉज के ऊपर चलती है जो कि जिनका मेन जो स्वभाव है वो ह्यूमन नेचर से जुड़ा हुआ है। उनकी जो जड़ें हैं, उन नियम कानूनों की जो जड़ें हैं वो ह्यूमन नेचर के अंदर होती हैं। ह्यूमंस जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग, जैसा उनका स्वभाव है वो उसके अकॉर्डिंग ही लॉज को क्रिएट करते हैं, और उन लॉज के ज़रिए ही जो है वो पॉलिटिक्स चलती है। तो ये उनका पहला लॉ था। और ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि रियलिस्ट जो हैं वो बहुत ही एक नेगेटिव साइड, एक बेकार, एक बुरी साइड जो है वो ह्यूमन नेचर की प्रोवाइड करते हैं, कि उनके हिसाब से कि ह्यूमन नेचर जो है वो बड़ा ही नेगेटिव है। वो सिर्फ पावर 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 की बात करता है। फॉरेन पॉलिसी जो है उनके हिसाब से ये दूसरा प्रिंसिपल है। फॉरेन पॉलिसी जो है वो किसी भी आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड नहीं होनी चाहिए। यानी किसी भी स्टेट की, अगर वो कोई भी स्टेट है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को क्रिएट कर रहा है तो वो किसी आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड नहीं होनी चाहिए। उनके हिसाब से फॉरेन पॉलिसी जो है उसको नेशनल इंटरेस्ट्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। और मॉर्गनथाउ जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पावर। यानी कि उनके हिसाब से फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक, किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी जो होगी, अगर वो क्रिएट कर रहे हैं कोई भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी है, वो उस देश के नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर होनी चाहिए। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है, वो है पावर। वो पावर की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए पावर ही नेशनल इंटरेस्ट है। और किसी भी नेशन की जो फॉरेन पॉलिसी है वो नेशनल इंटरेस्ट पे बेस्ड होनी चाहिए, यानी कि पावर के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। उनके हिसाब से नेशनल इंटरेस्ट ही पावर है। पावर के अलावा और कुछ नेशनल इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता उनके हिसाब से। तीसरा जो उन्होंने प्रिंसिपल दिया है वो ये कहते हैं कि जैसे रियलिस्ट जो हैं वो ये बिलीव करते हैं इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो है, जो इंटरनेशनल एक एनवायरनमेंट है हमारा, वो लगातार बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि जो स्टेट्स हैं उनके इंटरेस्ट जो हैं वो डायनामिक हैं, चेंज होते रहते हैं, और ये इफ़ेक्ट करता है नेशनल इंटरेस्ट्स को। इसीलिए पूरा नेशनल एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता रहता है। लाइक किसी स्टेट के कैसे रिलेशन है, फ्यूचर में जाके वो कैसे हो जाएँ। तो ये जो चीज़ है ये डायनामिक है, ये चेंज होती रहती है। और कितना एफर्ट अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए दिया जाना चाहिए, वो एक लीडर के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है फॉरेन पॉलिसी के अंदर। ये हांस जे मॉर्गनथाउ का कहना है। चौथा उन्होंने जो प्रिंसिपल दिया है वो ड्यूअल मोरालिटी की बात करते हैं, और कहते हैं कि यूनिवर्सल मोरल वैल्यू जो है वो हर स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकती। यानी कि इस चीज़ को समझना चाहिए कि मोरल वैल्यूज़ जो होती हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कि मोरल वैल्यूज़ जो हैं एक ह्यूमन की, एक इंडिविजुअल की और एक स्टेट की अलग अलग होती हैं। जो एक इंडिविजुअल है उसकी जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं वो किसी स्टेट के ऊपर या फिर अगर हम कहें एक जो एक सेट ऑफ मोरल वैल्यूज़ होता है इंडिविजुअल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए जो एक सेट ऑफ मोरल वैल्यूज़ होता है वो हम हर स्टेट के ऊपर यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर एक इंसान की किसी दूसरे इंसान से फाइट हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो उस इशू को सॉल्व किया जा सकता है उस स्टेट के अंदर, क्योंकि वहाँ पर एक गवर्नमेंट है, वहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर है, कोर्ट है, या फिर अगर इम्पीरियल स्टेट है तो फिर वहाँ पे जो फरियादी होते हैं फरियाद लेके जाएँ, या फिर अथॉरिटेरियन स्टेट है तो पुलिस वुलिस के पास जाएँ। तो वहाँ पे एक बेसिक, मतलब कहने का मतलब एक स्ट्रक्चर होता है जो कि उनके इश्यूज़ को सॉल्व करता है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं
तो यहाँ पे रियलिस्ट का मानना है, क्योंकि वो मानते हैं कि कोई ऐसी ओवर आर्किंग अथॉरिटी नहीं है इंटरनेशनली, तो इसी वजह से अनार्की फैली रहती है पूरे इंटरनेशनली, पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में अनार्की है, और कोई इंटरनेशनल गवर्नमेंट नहीं है, कोई ऐसी संस्था नहीं है जो इन चीज़ों को हैंडल कर सकें। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो मोरल वैल्यूज़ जो इंडिविजुअल्स के ऊपर अप्लाई हो रही हैं वो इंटरनेशनली अप्लाई नहीं हो सकते हैं। अगर किसी स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ झगड़ा चल रहा है, तो ऐसी तो कोई अथॉरिटी, इंटरनेशनल गवर्नमेंट, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है रियलिस्ट के हिसाब से, रियलिस्ट थिंकर्स के हिसाब से, जो उस चीज़ को हैंडल कर सकें। इसीलिए वो कहते हैं कि यूनिवर्सल मोरल वैल्यू जो है, ऐसा कंसेप्ट नहीं है, और ऐसा कंसेप्ट एक फॉरेन पॉलिसी क्रिएट करते वक्त नहीं होना चाहिए। अब आगे वो पांचवा पॉइंट जो उनका प्रिंसिपल है वो ये कहता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में वो ये कहते हैं कि विजडम या फिर जो रीज़न होता है वो हाईएस्ट वर्च्यू का होता है पॉलिटिक्स के अंदर, और स्टेट जो है उसको रैशनल होना चाहिए। यानी कि अब इस चीज़ को समझने वाली बात है, इंटरनेशनल रिलेशंस में उनके हिसाब से विजडम, एक सोचने समझने की एक अच्छी क्षमता, और रीज़न जो होता है कि ये सही है, ये गलत है, रीज़न, एक सोचने समझने की मानवीय क्षमता जो है वो होनी चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। ये इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, फॉरेन पॉलिसी के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। सही गलत की समझ करना, कब कौन से डिसीजंस लिए जाएं, इस चीज़ की समझ होना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। इसीलिए विजडम और रीज़न, जिसे हम कहते हैं विजडम या रीज़न, कहीं बात एक ही है, सिनोनिम्स हैं। ये जो है वो हाईएस्ट वर्च्यू के होते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और इसीलिए एक स्टेट को भी रैशनल होना चाहिए। छठा जो उनका पॉइंट है, वो प्रिंसिपल जो है, वो ये कहते हैं कि इंटेलेक्चुअली अगर देखा जाए तो जो पॉलिटिकल स्फेयर है, जो जिसको हम ऑटोनॉमस कह सकते हैं कि काफ़ी ऑटोनॉमस है, वो हर अदर स्फेयर से, ह्यूमन कंसर्न की, जैसे कि लीगल हो गया, मोरल हो गया, इकोनॉमिक स्फेयर्स हो गए, वो इन सभी स्फेयर से अलग है। पॉलिटिकल स्फेयर जो है वो ऑटोनॉमस है, इसको कोई मतलब उनके हिसाब से पॉलिटिकल स्फेयर को कोई, ये जो अदर अदर स्फेयर्स हैं, एक सोसाइटी के अंदर कितने टाइप के स्फेयर होते हैं, पॉलिटिकल स्फेयर, लीगल स्फेयर, मोरल स्फेयर, इकोनॉमिक स्फेयर, तो वो कहते हैं कि ये जो जितने भी अदर स्फेयर्स हैं ये इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से, बट पॉलिटिकल स्फेयर जो है वो इन सभी जो अदर ह्यूमन कंसर्न स्फेयर्स हैं उन सबसे काफ़ी अलग है, ये ऑटोनॉमस है। उनके हिसाब से इंटरनेशनल डोमेन में ये जो स्फेयर है ये हमें हेल्प करता है देखने के लिए, समझने के लिए एनालिटिकली, कि कितना डिस्टिंक्ट है ये अदर फील्ड से, अदर फील्ड से कितना ज़्यादा अलग है, कितना ज़्यादा डिफरेंट है ये। और इसकी क्योंकि खुद के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं थॉट्स के, इसके अपने, इस पॉलिटिकल स्फेयर के बारे में वो कह रहे हैं कि इसके खुद के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं थॉट के, इनके खुद की आइडियोलॉजीज होती हैं, क्राइटेरियाज होते हैं, किस चीज़ के लिए, एनालाइजेशन करने के लिए और इवैल्यूएशन करने के लिए कि स्टेट का बिहेवियर कैसा है। और स्टेट बिहेवियर यहाँ पे उनका मतलब है इंटरेस्ट से, और इंटरेस्ट को डिफाइन किस चीज़ में कर रहे हैं, पावर के हिसाब से। यानी कि एक स्टेट का जो बिहेवियर है उसको समझने के लिए हमें ये जो पॉलिटिकल स्फेयर है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ये ऑटोनॉमस है, और ये अदर बाकी जो स्फेयर्स होते हैं ह्यूमन कंसर्न के, उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग है। यहाँ पर अब मेन जो एक सवाल उठता है कि क्वेश्चन जो है, हाउ डज दिस पॉलिसी अफेक्ट द पावर ऑफ द नेशन, कि अगर कोई भी नेशन जो है, कोई भी स्टेट जो है, अगर वो कोई पॉलिसी को अपना रहा है, तो वो उसकी पावर को कैसे अफेक्ट करेगी, उस नेशन की पावर को वो पॉलिसी जो है वो कैसे अफेक्ट करने वाली है। ये जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है रियलिस्ट के लिए, ये सेंट्रल कंसर्न है उनका इस ऑटोनॉमस स्फेयर के अंदर। उनके हिसाब से ये जो पॉलिटिकल स्फेयर है ये ऑटोनॉमस है, और इसके अंदर ये क्वेश्चन कि अगर कोई भी स्टेट कोई पॉलिसी को अप्लाई कर रहा है, तो वो उसकी पावर को, उस स्टेट की पावर को वो पॉलिसी किस तरीके से अफेक्ट करने वाली है, ये जो चीज़ है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाती है इस ऑटोनॉमस स्फेयर के अंदर। और ये 6 पॉइंट्स थे, ये 6 प्रिंसिपल्स थे जो कि हांस जे मॉर्गनथाउ ने पॉलिटिकल रियलिज्म को समझने के लिए हमें दिए थे। अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं कि उनके इन 6 प्रिंसिपल्स की जो क्रिटिसिज्म है वो कैसे की गई है। यहाँ पे बहुत सारे थिंकर्स जो होते हैं, हर किसी के अपने अलग विचार होते हैं, वो कैसे किस तरीके से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। पहला क्रिटिसिज्म जो दिया जाता है वो ये कहा जाता है कि जो रियलिस्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव साइड जो है ह्यूमन नेचर का
वो शो करने की कोशिश करते हैं। उनके हिसाब से बस अनार्की है और हर कोई फाइट कर रहा है एक दूसरे से, और ह्यूमन नेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को करता है। तो एक नेगेटिव साइड दी जाती है ह्यूमन नेचर की एक नेगेटिव साइड शो की जाती है। तो ये पहला क्रिटिसिज्म हुआ। दूसरा क्रिटिसिज्म अगर हम देखें तो ये कहते हैं कि स्टेट्स सिर्फ स्टेट्स के बारे में, जो यानी कि जो रियलिस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स के बारे में ही बात करते हैं। फॉर देम स्टेट आर ओनली एक्टर्स, उनके लिए स्टेट्स जो हैं वो इकलौते एक्टर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, वही सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। जो और ये चीज़ हमें देखनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है कि वो कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं नॉन स्टेट एक्टर्स को। यहाँ पे कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है नॉन स्टेट एक्टर्स को। उनके हिसाब से इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेट ही हैं जो मेन एक्टर्स हैं, जिनके हिसाब से इंटरनेशनल रिलेशंस चलते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक एनजीओज हो गए, टीएनसीज हो गए, इन सबको इग्नोर किया जाता है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि एनजीओज और टीएनसीज और एमएनसीज, ये सब जो हैं ये आजकल इंटरनेशनल रिलेशंस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों को तो इग्नोर कर दिया जा रहा है। तीसरा जो क्रिटिसिज्म दिया जाता है वो ये है कि ये लोग जो रियलिस्ट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पावर के ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि पावर ही सब कुछ है। इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट जो है हर स्टेट का वो पावर ही होता है। और वो क्या कह रहे हैं, दे ऑल्सो एम्फेसाइज ऑन कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल बिटवीन स्टेट्स, दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग कॉपरेशन बिटवीन स्टेट्स। वो ये कह रहे हैं कि हर स्टेट जो है वो पावर के ऊपर एम्फेसाइज करता है, और एक स्ट्रगल जो है, एक स्ट्रगल हर स्टेट के बीच में चलता रहता है कि मैं अपनी पावर को बढ़ाऊँ। मैं अगर सामने वाले स्टेट की पावर इतनी है तो मैं और अपनी पावर को बढ़ाऊँ। तो एक स्ट्रगल जो है वो हर स्टेट के बीच में चलता रहता है। बट यहाँ पे चीज़ ये है कि अगर स्टेट्स के बीच में, कुछ स्टेट्स के बीच में स्ट्रगल चल रहा है, तो कुछ स्टेट के बीच में एट द सेम टाइम कॉपरेशन भी होता है, और उस कॉपरेशन को यहाँ पर कम्प्लीटली नेग्लेक्ट किया जा रहा है, कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया जा रहा है। चौथा क्रिटिसिज्म देखते हैं। चौथा क्रिटिसिज्म ये है, मॉर्गनथाउ जो हैं वो ड्यूअल मोरालिटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो जो वैल्यूज़ हैं वो स्टेट्स के ऊपर वर्क नहीं करती, ऐसा उनका कहना है। लेकिन ऐसा नहीं है, स्टेट्स के ऊपर भी वो मोरल वैल्यूज़ वर्क कर सकती हैं। बहुत से थिंकर्स का ऐसा मानना है। पांचवा पॉइंट ये है, उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है न्यू क्लासिकल, जो हांस जे मॉर्गनथाउ हैं, उनके जो 6 प्रिंसिपल्स थे, इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है न्यू क्लासिकल रियलिस्ट्स के द्वारा, जो कि अभी हम समझेंगे बाद में अगले वीडियो में हमारे। तो ये जो न्यू क्लासिकल रियलिस्ट थिंकर हैं, ये लेट 20वीं सेंचुरी के थिंकर्स हैं हमारे। और क्लासिकल थिंकर्स, उनके हिसाब से क्लासिकल थिंकर्स जो हैं, दे डोंट टॉक अबाउट रिलेशंस बिटवीन स्टेट एंड देयर पीपल। यानी कि एक स्टेट जो है और उसकी जो प्रजा है, उसके जो लोग हैं, वो उसके बीच में जो एक रिलेशन होता है उसके बारे में तो वो कभी बात ही नहीं करते। क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इंटरेस्ट होता है एक नेशन का, वो जो है वो पावर होता है। अब यहाँ पे रिलेशन जो है स्टेट का और उसके पीपल का कैसे देखा जाए, वो लोग कह रहे हैं कि इस चीज़ को तो कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया जा रहा है, क्योंकि जो रिलेशन है स्टेट और पीपल का, वो जो है इंटरनेशनल रिलेशंस को इफेक्ट कर सकता है। लोगों की जो मन की इच्छाएं हैं, लोगों की जो भावनाएं हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्टेट जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी को क्रिएट करता है। और फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो हमें देखने को अलग अलग स्टेट्स के साथ मिलते हैं। एक स्टेट के अलग अलग स्टेट्स के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे स्टेट को ही क्योंकि मेन एक्टर मान लिया जा रहा है, और लोगों को, और उनका जो लोगों का जो रिलेशन है अपने स्टेट के साथ, उसको कम्प्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया जा रहा है। इस वजह से इनको क्रिटिसाइज़ कर दिया जाता है कि हाँ, स्टेट और जो लोग हैं उनका जो रिलेशन है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी फॉरेन पॉलिसी को, एक स्टेट की और इंटरनेशनल रिलेशंस को अफेक्ट करता है। छठा जो हमारा क्रिटिसिज्म है वो हमें ये देखने को मिलता है कि जे.एन. टिकनर, जो कि एक फेमिनिस्ट थिंकर हैं, वो क्रिटिसाइज़ कर रही हैं जितने भी प्रिंसिपल्स दिए हैं, यानी कि 6 के 6 प्रिंसिपल्स को हांस जे मॉर्गनथाउ के जे.एन. टिकनर क्रिटिसाइज़ कर रही हैं। उनके हिसाब से मॉर्गनथाउ ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो एक उन्होंने पूरा पोर्ट्रेयल किया है, वो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलिन है नेचर में। उनके हिसाब से पावर 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 की बात की जा रही है कि हर स्टेट जो है वो पावर के बारे में बात कर रहा है। हर स्टेट का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सिर्फ पावर ही है। उनके हिसाब से ऐसा नहीं है। ये जो पावर 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 की बात की जा रही है, ये काफ़ी ज़्यादा मस्कुलिन लगता है नेचर में। और उनके हिसाब से, जे.एन. टिकनर के हिसाब से, नेशनल इंटरेस्ट जो होता है वो किसी भी स्टेट का, वो सिर्फ पावर नहीं हो सकती, वो कोई एक चीज़ नहीं हो सकती। इट्स इज़ नॉट वन, बट इट इज़ मल्टी डायमेंशनल। वो बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड हो सकता है। एक स्टेट का सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट कभी पावर नहीं हो सकता, उसका नेशनल इंटरेस्ट बहुत सारे अलग अलग स्पेयर्स में भी हमें देखने को मिल सकता है।
तो उनके हिसाब से ये जो पोर्ट्रेयल किया गया है पूरा का पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस का, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, फॉरेन पॉलिसी का, और ये बहुत ही ज़्यादा मस्कुलिन है नेचर में, और इसी वजह से जे.एन. टिकनर उनके 6 के 6 प्रिंसिपल्स को क्रिटिसाइज़ कर दे रही हैं। अब हम बात करते हैं, हमारा जो सेकंड ब्रांच है, रियलिज्म का सेकंड ब्रांच है, वो है स्ट्रैटेजिक रियलिज्म। स्ट्रैटेजिक रियलिज्म है क्या, देखते हैं। जो फाउंडर हैं इस टाइप के रियलिज्म के, वो हैं थॉमस शेलिंग। थॉमस शेलिंग ने स्ट्रैटेजिक रियलिज्म को फाउंड किया। वो प्रोफेसर हैं फॉरेन पॉलिसी के अमेरिका के अंदर, और इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं वहाँ के। उन्होंने गेम थ्योरी या फिर कह सकते हैं गेम मॉडल को डेवलप किया था इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए। स्ट्रैटेजिक रियलिज्म के अंदर थॉमस शेलिंग जो हैं वो मेनली फोकस करते हैं डिसीजन मेकिंग इन फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी के अंदर डिसीजन मेकिंग की वो बात करते हैं, और इसी चीज़ को उन्होंने मेन फोकस किया है, यानी कि एक किसी भी स्टेट की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर वो किस तरीके से डिसीजन लें, उस चीज़ के ऊपर उन्होंने डिसीजन मेकिंग इन फॉरेन पॉलिसी, इस चीज़ पर उन्होंने एम्फेसाइज किया है, इस चीज़ को उन्होंने फोकस किया है। उनके हिसाब से डिप्लोमेसी और जो फॉरेन पॉलिसी होती है ग्रेट पावर्स, जैसे कि यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन ग्रेट पावर्स की जो डिप्लोमेसी या फॉरेन पॉलिसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा रैशनल होती है। उनको उनकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी क्लियर होते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, वो सब बहुत ही रैशनल होता है उनका। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके हिसाब से फॉरेन पॉलिसी जो है उसको रैशनल ही होना चाहिए, सही गलत की समझ होनी चाहिए, और फॉरेन पॉलिसी का उनके हिसाब से कुछ लेना देना नहीं होता है वैल्यूज़ के साथ। वैल्यूज़ के साथ फॉरेन पॉलिसी का कुछ लेना देना नहीं होता है, वैल्यूज़ के हिसाब से फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती है, उनके ये कहना है थॉमस शेलिंग का। और जो एम होता है फॉरेन पॉलिसी का, वो ये होता है, द एम ऑफ फॉरेन पॉलिसी शुड बी लेस लॉस एंड लेस वॉर्स, यानी कि कम से कम वॉर्स के अंदर कम से कम लॉस होना, ये एक फॉरेन पॉलिसी का एम होता है हर स्टेट की, उनके हिसाब से। अकॉर्डिंग टू हिम, थॉमस शेलिंग के हिसाब से जो फोर्स होता है, एक जो हम कह सकते हैं एक जो बल, एक जो फोर्स होता है, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है किसी भी फॉरेन पॉलिसी का। और उनके हिसाब से फोर्स जो है उन्होंने उसको दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, एक तो आर्म्ड फोर्स हो गया और एक कोअर्सिव फोर्स हो गया। उनका मेन फोकस जो है, यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है, मेन फोकस जो है वो डिसीजन मेकिंग में है। फॉरेन पॉलिसी के अंदर, फॉरेन पॉलिसी के अंदर डिसीजन मेकिंग करना, ये उनका मेन मुद्दा है, ये मेन फोकस है। थॉमस शेलिंग कहते हैं जो गोल है फॉरेन पॉलिसी का, द गोल ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज बीइंग सक्सेसफुल, एंड टू बी सक्सेसफुल वन शुड नो एट विच टाइम विच टैक्टिक्स शुड बी यूज्ड। उनका कहना है कि फॉरेन पॉलिसी का जो मेन गोल है, मेन जो एम है फॉरेन पॉलिसी का, वो यही है कि वो सक्सेसफुल रहे, वो फॉरेन पॉलिसी सक्सेसफुल होनी चाहिए। और सक्सेसफुल होने के लिए किसी भी व्यक्ति को ये पता होना चाहिए, किसी भी स्टेट को यह पता होना चाहिए कि किस समय पर फॉरेन पॉलिसी के अंदर कौन से डिसीजंस लिए जाएँ, कौन से टैक्टिक्स, टैक्टिक्स का मतलब हुआ किस तरीके की चालें या किस तरीके की हमें अपनी मूवमेंट्स करनी चाहिए, किस तरीके के डिसीजंस हमें लेने चाहिए, वो एक स्टेट को पता होना चाहिए, तभी वो यानी कि रैशनल होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा। तभी वो जो फॉरेन पॉलिसी है वो सक्सेसफुल हो सकती है। उनके हिसाब से डिप्लोमेसी जो है वो कंटेन करती है एक इम्पॉर्टेंट रोल कोअर्जन का, यानी कि थ्रेट्स के अगर हम देखें तो थ्रेट जो है उनके हिसाब से यूज़ किया जा सकता है किस तरीके से अपने काम को निकलवाने के लिए। किसी भी कंट्री से अगर हमें अपना काम निकलवाना है तो हम थ्रेड को यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर हमें किसी कंट्री से अपना क्या कहते हैं काम निकलवाना है, तो हम उस कंट्री को, अगर वो हमसे पावरफुल है, तो हम रिवॉर्ड्स भी दे सकते हैं उस कंट्री को, लाइक इन टर्म्स ऑफ मनी हो गया, फाइनेंशियल एड या फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो भी कह लें, उस कंट्री से हम ऐसे भी काम निकलवा सकते हैं, अपना हमारा काम बन रहा है उस कंट्री से अगर। और हम बार्गेन भी कर सकते हैं, अगर कोई कंट्री हमारी एनिमी है तो हम उसके साथ बार्गेन भी कर सकते हैं और अपने काम को करवा सकते हैं बार्गेन करके। या फिर हम स्टेटस को मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि जो सिचुएशन है उसे हम मेंटेन कर सकते हैं, ना कि वो क्या कहते हैं बढ़े, यानी कि वर्स कंडीशन ना हो जाए, ना ही उससे ज़्यादा नीचे चली जाए। जो सिचुएशन है हम उसे मेंटेन रख सकते हैं, हम बार्गेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। और उनका, थॉमस शेलिंग का ये भी कहना है कि अगर चेंजेस जो हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है किसी भी फॉरेन पॉलिसी की किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी में, तो उसके लिए एक कंट्री को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, उन चेंजेस के लिए भी एक कंट्री को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। यहाँ पे टैक्टिक्स की बात आ जाती है कि कौन से टैक्टिक्स फॉरेन पॉलिसी के अंदर कब यूज़ करने चाहिए, ये एक स्टेट को पता होना चाहिए, तभी वो फॉरेन पॉलिसी सक्सेसफुल हो सकती है। अकॉर्डिंग टू हिम, वॉर जो है या थ्रेट ऑफ वॉर जो है
वो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो टैक्टिक्स हैं, ये एक फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा हैं और ये रहती हैं फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा। इनका इस्तेमाल होना चाहिए। जितनी भी टेक्निक्स हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है इन्फ्लुएंस करने के लिए या बार्गेन करने के लिए अदर नेशन से या फिर एनिमीज़ से, चाहे वो फ्रेंड हो चाहे एनिमी नेशन हो। इन सारी चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है अपनी फॉरेन पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपने काम को किसी अदर स्टेट से निकलवाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे फर्दर 2 पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड। बाय।